हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नौ आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से रिलेटेड है। ये हम सब जानते हैं कि पिछले एक साल से बांग्लादेश में किस तरीके से एनार्की, कैओटिक सिचुएशन, एक अराजकता का माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है। तो अगर हमारे पड़ोस में आग लगेगी तो उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट भारत पर भी आएगा। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो और चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हमेशा चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों में भी लोकतंत्र रहे, डेमोक्रेसी रहे, पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे, जिससे कि भारत के अंदर कोई भी जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब वहीं बांग्लादेश से फिर न्यूज निकल के आई है कि बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल ने, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है, डेथ पेनाल्टी दी है। तो ये क्या है मामला? इस पर भारत के ऊपर किस तरीके से बांग्लादेश दबाव बनाएगा, क्योंकि शेख हसीना तो भारत में रह रही हैं। कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, चलिए आइए इन्हीं सब चीजों पे बात करते हैं ना। एक और उसी से रिलेटेड न्यूज है कि ना केवल बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि बांग्लादेश के फॉर्मर होम मिनिस्टर को भी इस अदालत ने, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। अब ये जो मौत की सजा है, ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो ढाका में है, जो बांग्लादेश में है, इसकी तरफ से आया हुआ है ये। और ये ट्रिब्यूनल जो है वो शेख हसीना ने ही स्टैब्लिश किया था। इसकी स्थापना शेख हसीना ने ही किया था। और शेख हसीना ने इसको स्टैब्लिश किया था 1971 में, जो लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें जो क्रिमिनल्स थे उनको पनिश करने के लिए ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश हुआ था। बट उनको क्या पता था, जिसको वो स्टैब्लिश कर रही हैं, एक दिन वहीं से उनके खिलाफ मौत का फरमान जारी हो जाएगा। अब इसी अदालत ने उनके खिलाफ डेथ पेनाल्टी का वारंट इशू कर दिया है और उनके ऊपर आरोप लगा है कि 2024 में जो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ था उसमें उन्हें गिल्टी पाया गया है। तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का ग्राउंड बनाया गया है, जेनोसाइड का क्राइम उनको जो है क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है, जेनोसाइड का क्राइम ग्राउंड उन पर फिक्स किया गया है। तो आपको याद होगा 2024 में जो है बांग्लादेश में एक मैसिव प्रोटेस्ट, एक मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला था अगेंस्ट शेख हसीना गवर्नमेंट। और इस प्रोटेस्ट से शेख हसीना का 15 साल का बांग्लादेश में शासन जो है वो खत्म हुआ था। तो उन दिनों की वो पिक्चरें जो है आज भी ताजा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में एक अराजकता फैली थी और वहां पर राष्ट्रपति भवन वगैरह पर भी कब्जा कर लिया गया था, लूट लिया गया था, जैसे हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले नेपाल में देखा था। तमाम छात्र जो है उस समय रोड पे उतर आए थे और शेख हसीना के खिलाफ डिक्टेटरशिप का आरोप लगाया, करप्शन का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इन छात्रों ने आंदोलन किया। अब इसी आंदोलन को दबाने के लिए शेख हसीना ने थोड़ा सा फोर्स का इस्तेमाल कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा आंदोलन होगा तो पुलिस, आर्मी को भी बुलाया जाएगा। उसमें कई स्टूडेंट्स जो है वो मारे गए। उसी केस के सिलसिले में शी हैज बीन बुक्ड एंड शी हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। अब ऑटोमेटिकली अलग अलग जगहों से रिएक्शंस आएंगे ही आएंगे। तो शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने इसको गलत बोला है, उन्होंने इसको जो है कहा है कि ये कोई आरोपी नहीं है। और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है एंड दैट इंटरिम गवर्नमेंट डजंट हैव द पावर टू पनिश शेख हसीना, क्योंकि वो अनडेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई है। और बांग्लादेश में अभी चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले इस तरीके का हम देखते हैं कि बांग्लादेश में अदालती फरमान जो है वो जारी हुआ है। तो खैर उनके बेटे ने जो है, शेख हसीना के जो बेटे हैं, उन्होंने इस चीज को जो है वो गलत ठहराया है कि ये जो एक तरीके से अनजस्ट है। अब क्योंकि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत में है, तो उनको सजा देने के लिए, उनको फांसी पर लटकाने के लिए तो भारत सरकार से उनको मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो भारत में रह रही है। जब वहां पर ये प्रोटेस्ट हुआ तो वो भारत चले और भारत ने उनको असाइलम दिया। तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है टू ट्रांसफर हर टू बांग्लादेश। अब इस पर भारत का क्या रुख है, इंडिया कैसे इसको देखता है, हम किस तरीके से
इसमें रिएक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, भारत सरकार का इस पर रिएक्शन भी आ गया। इंडियन गवर्नमेंट एज यूजुअल हैज सेड दैट इंडिया वांट्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज। और भारत जो है वो हमेशा अपने क्लोज नेबर्स के साथ जो है अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, और हम बांग्लादेश के लोगों के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं। तो जो बांग्लादेश के लोगों का बेहतर इंटरेस्ट होगा, इंडिया उसके साथ है, एंड इंक्लूडिंग पीस, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी इन दैट कंट्री। वी विल ऑलवेज एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स। हम सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे, और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में शांति, स्थिरता, सौहार्द और पीस जो है वो मेंटेन रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश भारत पे हमला तो कर नहीं सकता कि अटैक करके शेख हसीना को यहां से किडनैप कर लेगा, शेख हसीना को उठा के लेके चला जाएगा। तो अब शेख हसीना को बांग्लादेश कैसे भेजा जाएगा? तो देखिए, दो देशों के बीच में ना जब इस तरीके की बातें होती है ना, तो दो देशों के बीच में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सट्रेडिशन, प्रत्यर्पण की संधि। तो क्योंकि कभी कभी होता क्या है, बॉर्डर लगे होते हैं, तो एक देश से किसी ने क्राइम किया, दूसरे देश में चला आया, छुप गया, दूसरे देश ने उसको मान लीजिए पैट्रोनेज दे दिया, तो कैसे ट्रांसफर किया जाए, इसलिए तमाम देश आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ एक्सट्रेडिशन साइन करते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी ट्रीटी ऑफ एक्सट्रेडिशन साइन हुई है। अब ये ट्रीटी ऑफ एक्सट्रेडिशन क्या कहती है? क्या भारत मजबूर है शेख हसीना को ट्रांसफर करने के लिए, या बांग्लादेश के पास भी कोई ऑप्शन है, या भारत मना कर सकता है कि हम शेख हसीना को सरेंडर नहीं करेंगे? तो क्या कहती है एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी? नो, आपको मैं यहां बता दूं, ये एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी 2013 में साइन हुई थी दोनों देशों के बीच। 16 में 2016 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, और आप देखेंगे 2020 में इंडिया हैंड्स मुजीबुर रहमान असैसिन्स हाइडिंग इन बंगाल टू ढाका। तो मुजीबुर रहमान के जो असैसिन्स थे, जो भारत में छुपे हुए थे, उनको भारत सरकार ने ढाका को, बांग्लादेश को हैंडओवर किया था, सरेंडर किया था टू पनिश। ये 2020 की बात है। बट हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने हमारे देश में कोई पॉलिटिकल असाइलम नहीं ले रखा था, सरकार ने उनको कोई संरक्षण नहीं दिया था। वो लोगों ने वहां पे क्राइम किया, बॉर्डर क्रॉस किया और आकर के बंगाल में छुपे हुए थे, तो एक तरीके से भगौड़े टाइप के थे, फुगिटिव थे, तो भारत सरकार ने उनको ट्रांसफर कर दिया। तो उनके ऊपर ये ट्रीटी ऑफ एक्सट्रेडिशन अप्लाई नहीं होती है। बट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार ने इससे पहले ट्रांसफर किया है। और ये जो ट्रीटी ऑफ एक्सट्रेडिशन हुई थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, देखिए हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है। तो कई जो आपके नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट लोग हैं वहां पर, उल्फा एंड ऑल ग्रुप्स के, वो भारत में कोई क्राइम करते हैं, बांग्लादेश में जाके छुप जाते हैं। तो बांग्लादेश के ऊपर तो हम भी अटैक नहीं कर सकते, या अपनी पुलिस से कह दे जाओ बांग्लादेश चले जाओ, ढूंढ के ले आओ। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो हाउ आर यू गोइंग टू गेट दोज पीपल? तो ऑटोमेटिकली हम बांग्लादेश सरकार पे जो है उनको ट्रांसफर करने का, उनको पकड़ के हैंडओवर करने का प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो हमने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इस वजह से किया था। उन्होंने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी किया था 1971 के लिबरेशन वॉर को ध्यान में रखते हुए। तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी से दोनों देशों के बीच में ट्रांसफर किए जाते हैं ऐसे लोगों का। तो अब आप यहां पर अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी, दैट क्लियरली स्टेट्स दैट अ रिक्वेस्ट कैन ओनली बी मेड if the individual has been charged, accused or convicted of an extraditable offense। मतलब अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो उसके ऊपर चार्ज या एक्यूज या कन्विक्ट हुआ है, जो एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस होगा, तभी जो है उस इंडिविजुअल को हम ट्रांसफर करेंगे। इन शेख हसीना's case, the International Crime Tribunal has issued an arrest warrant in connection with crime against humanity. लीगली दिस सेटिस्फाइज द मिनिमम प्रोसीजर रिक्वायर्ड। क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो ये एक आधार बनता है, मतलब दिस इज द मिनिमम प्रोसीजर, दिस इज द मिनिमम बेस रिक्वायर्ड टू आस्क फॉर हर ट्रांसफर। और इसी बेस पर आप देखेंगे ढाका ने भारत से रिक्वेस्ट भी किया है। लेकिन आर्टिकल 1 और 2 जो है, ये आर्टिकल 1 और 2 एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का, ये इस बात को भी फोकस करता है कि जो क्राइम है ना, वो डुअल क्रिमिनलिटी होनी चाहिए। तो डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब ये है कि वो अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाएगा।
जैसे कोई अपराध बांग्लादेश में है और वो अपराध भारत में नहीं है, उसको हम अपराध नहीं मानते, तब फिर ये एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी उस पर अप्लाई नहीं होगी। और अगर कोई अपराध भारत में है बांग्लादेश में नहीं है तो ये ट्रीटी फिर अप्लाई नहीं होगी। तो मतलब दैट क्राइम शुड बी ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी। जैसे आपके देश में नॉर्थ ईस्ट में जो इश्यूज हैं माओइज्म एंड ऑल, वो बांग्लादेश में नहीं है। तो डुअल क्रिमिनलिटी वाला एक ग्राउंड जो है उस पर ये ट्रीटी जो है वो फोकस करती है। तो यहां पर भारत डुअल क्रिमिनलिटी वाले इशू को लेकर के एक्स्ट्रेडिशन करने का जो इशू है उस पर रोक लगा सकता है, मतलब मना कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 का बेस लेते हुए हम मना कर सकते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? कहता है ऑफेंस ऑफ अ पॉलिटिकल कैरेक्टर, मतलब दैट इज एक्स्ट्रेडिशन मे बी रिफ्यूज, मींस इंडिया कैन रिफ्यूज इफ द एलिज्ड ऑफेंस इज कंसीडर्ड एन ऑफेंस ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर। अगर कोई ऑफेंस पॉलिटिकल कैरेक्टर का है तो भारत आर्टिकल 6 के तहत रिफ्यूज कर सकता है। तो ऑलरेडी जो कुछ भी शेख हसीना के अगेंस्ट हुआ है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इंडिया के पास एक बेस है, दैट इज द ऑफेंस, जो भी चार्जेस लगे हैं इज ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर। तो एक आधार ये बनता है और दूसरा आधार आर्टिकल 8 में आता है। आर्टिकल 8 स्ट्रेंथन्स दिस डिस्क्रिशनरी स्पेस बाय स्टेटिंग दैट एक्स्ट्रेडिशन कैन बी डिनाइड इफ द रिक्वेस्ट इज नॉट मेड इन गुड फेथ एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। अब आर्टिकल 8 का भी बहाना लेकर के भारत सरकार रिफ्यूज कर सकती है सरेंडरिंग को या ट्रांसफर को। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस रिक्वेस्ट इज नॉट मेड इन गुड फेथ और नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अच्छी भावना से यह रिक्वेस्ट नहीं की गई है और ना ही न्याय के इंटरेस्ट में रिक्वेस्ट की गई है। तो इंडिया के पास आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के तहत ये ग्राउंड बनता है कि वो शेख हसीना के सरेंडर को, ट्रांसफर को मना कर सकता है। अब अगर भारत ने मना किया तो क्या होगा? इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है? तो देखिए, ऐसा अगर भारत ने मना किया तो ऑब्वियस सी बात है यू विल हैव अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद बांग्लादेश। आपका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, इलीगल माइग्रेशन बढ़ सकता है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है वहां पर हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश और चाइना में ज़्यादा दोस्ती हो सकती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान एक नेक्सस बना सकते हैं। तो भारत को बचना होगा डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन से विद बांग्लादेश। तो इंडिया के पास विकल्प क्या? अब इंडिया के पास विकल्प यह है कि हम शेख हसीना को किसी थर्ड कंट्री भेज दें, क्योंकि इट हैज़ बीन मोर देन 1 ईयर कि शेख हसीना जो एक साल से अधिक हो गया कि वो भारत में है। अब उन्हें तीसरे देश में भेज दे, जैसे यूके भेज दीजिए, आप यूएई भेज दीजिए, कनाडा भेज दीजिए, फिनलैंड भेज दीजिए, और वो देश बांग्लादेश से डील करे। बट प्रॉब्लम ये है कि इस समय कोई क्यों लेगा उनको? भाई हम कह दें अगर कनाडा से तो क्या कनाडा ले लेगा, या हम ब्रिटेन से कह दें तो क्या ले लेगा? तो ऑटोमेटिकली वो नहीं लेंगे। तो अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? तो इंडिया अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेगा? अब आने वाले दिनों में इसको देखना होगा कि भारत जो है अब इस मैटर पर क्या स्टैंड लेता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम शेख हसीना को ट्रांसफर बांग्लादेश में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब इस तरीके की कंडीशन से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस पर उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।